अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अलीना फ़ारूक शेख और आज दुनिया भर में और पाकिस्तान में ख़वातीन को उनकी कुर्बानियों को उनके जो कॉजेज़ हैं, उनके जो मसाइल हैं, उनको उजागर किया जा रहा है। बाहिम्मत ख़वातीन, निडर ख़वातीन, हौसले वाली ख़वातीन और उनकी मूवमेंट्स को खिराज तहसीन पेश किया जा रहा है। अब ये एक हुकूक की जंग और अपने मसाइल को हल करवाने की जंग, अपनी शख्सियत में बहुत से लड़ाइयाँ लड़ती मुख्तलिफ़ ख़वातीन, उनकी लड़ाइयाँ मुख्तलिफ़ हैं। ये जंग एक बिटर स्वीट जर्नी है। इसमें बहुत चीज़ें हम सेलिब्रेट भी करते हैं, अचीवमेंट्स को हम हर साल याद करते हैं, खिराज तहसीन पेश करते हैं, लेकिन साथ ही साथ वो रवैये, वो सोच, वो अभी भी कमी, वो खलिश जो रह गई है ख़वातीन को बाहिम्मत, ख़वातीन को एक नॉर्मल इंसान के तौर पर एक्सेप्टेबल बनाने के लिए, उसके ऊपर हम बात भी करते हैं आज। और ये जो सफ़र है पूरा का पूरा, इसके ऊपर हम इसी तरह आज भी बात करेंगे। और हमने खुसूसी तौर पर दावत दी है जी बड़ी काबिल हमारी 4 ख़वातीन एनालिस्ट को। अब शुरू करते हैं ज़रा पाकिस्तान में क्या चल रहा है उससे। पाकिस्तान में भी दुनिया भर की तरह खिराज तहसीन पेश किया जा रहा है, ख़वातीन को उनके मसाइल को उजागर किया जा रहा है। हर कोई अपने तरीके से अपने मसाइल, अपनी जो बात है उसको सामने रख रहा है और उसके लिए कहीं पे प्रोटेस्ट किया जा रहा है, कहीं पे सेलिब्रेशंस हो रही हैं। सियासत में देखिए 76-75 सालों बाद पाकिस्तान को पहली मर्तबा और पाकिस्तान के बड़े सूबे पंजाब को पहली मर्तबा एक खातून सीएम मिली। बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के बाद सियासत में एक ऐसा मजबूत किरदार आया, एक ऐसा निडर किरदार आया जिसको लोग लुक अप कर रहे थे। लेकिन जहां हमने देखा कि बड़ा इसको सेलिब्रेट किया गया, बड़ी इसकी तारीफ़ की गई, वहीं पर कुछ लोगों ने इसको तनकीद का निशाना भी बनाया और मुख्तलिफ़ बातें भी हुई। इसी तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ख़वातीन जिस तरह से एहतजाज के दौरान खुलकर सामने आईं, बड़ी हिम्मत से मुकाबला किया, जो सऊबतें उनके ऊपर आईं जेलों वगैरह में उसको बर्दाश्त किया, बल्कि इलेक्शंस में जिस तरह से बड़ी तादाद में इलेक्ट होकर सिर्फ रिज़र्व सीट्स पे नहीं, इलेक्ट होकर मुकाबला करके सामने आई हैं, वो भी सियासत के बारे में क्या कहता है। ज़रा इससे स्टार्ट करते हैं और पूछते हैं कि क्या इस फैक्टर से ये जो बदलाव आ रहा है सियासत में, इससे सियासत पाकिस्तान की और जो माशरे में ख़वातीन से मुतल्लिक रवैये हैं उनमें भी कोई बदलाव आ रहा है, कोई तब्दीली आ रही है। इस डिस्कशन के लिए पैनल का तारुफ करवा दें जी। हमारे साथ मौजूद हैं हमारी रेगुलर पैनलिस्ट हैं, लेकिन प्रोड्यूसर हैं, सहाफ़ी हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, सोशल एनालिस्ट हैं, क्या क्या है जो इन्होंने नहीं किया। महमल सरफराज साहिबा, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे महमल। साथ ही साथ बेनज़ीर शाह साहिबा, आप इतने अरसे से 15 साल से ज़्यादा हो गए रिपोर्टिंग कर रही हैं, पॉलिटिकल कमेंट्री कर रही हैं। जियो का जो सोशल मीडिया का एक प्लेटफॉर्म है फैक्ट चेक, उसकी एडिटर भी हैं। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस बेनज़ीर। थैंक यू। इसी के साथ साथ ऑफ कोर्स इसी के साथ साथ हमें ज्वाइन कर रही हैं डॉक्टर सूरठ सिंधु। आप वुमेन राइट्स की एक्टिविस्ट हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं और ख़ासकर जो सिंध के मसाइल और रूरल सिंध के मसाइल होते हैं उसके ऊपर बड़ी तवज्जो देती हैं। थैंक यू सो मच। हैप्पी वुमेन्स डे। इसी के साथ साथ हमारे साथ स्काइप के थ्रू मौजूद हैं डॉक्टर आफिया ज़िया। आप ख़वातीन से मुतल्लिक जो इश्यूज़ होते हैं, ख़ासकर पिदरशाही, उसके ऊपर बड़ा लिख चुकी हैं, किताब लिख चुकी हैं, रिसर्चेस कर चुकी हैं। वुमेन स्टडीज़ से मुतल्लिक दुनिया भर में आपका जो काम है वो बड़ा मशहूर है और बल्कि आफिया साहिबा लोगों को भी आगे पढ़ाती हैं वुमेन स्टडीज़ से मुतल्लिक, उनके मसाइल से मुतल्लिक जो शऊर है वो बेदार करती हैं। थैंक यू सो मच। और जितनी भी यहाँ पर ख़वातीन हैं, इतनी खुशी हो रही है और इतना प्राउड फील हो रहा है इस तरह की बाहिम्मत और क्रेडिबल ख़वातीन के साथ बैठकर। थैंक यू सो मच ईच एंड एवरी वन फॉर जॉइनिंग अस टुडे। और सबको ये दिन बहुत बहुत मुबारक हो, बिकॉज़ हम जहाँ पर बात करते हैं कि हमें कहाँ पर इम्प्रूवमेंट्स की ज़रूरत है, वहाँ पर जितना हमने लेवरेज हासिल किया है, जो कुर्बानियाँ दी गई हैं, उसको भी याद करना बड़ा ज़रूरी है। सो आई स्टार्ट विद यू बेनज़ीर, क्या समझती हैं सियासत में ख़वातीन से मुतल्लिक बड़ी मजबूत मिसालें अब सामने आ रही हैं, बट क्या इससे रवैयों में, सियासत में भी और समाजी रवैयों में भी कुछ तब्दीली आई है? अलीना, पहले तो मैं आज मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैं एक ऑल वुमेन पैनल पे हूँ।
اور میرے ساتھ جتنی بھی خواتین ہیں وہ بہت ہی اکمپلش خواتین ہیں، اور ہم ایک بہت اہم ایشو پہ بات کر رہے ہیں، اور آج میں آپ کی بھی رائے جاننا چاہوں گی، جو بھی ہم ایشوز آج ڈسکس کرتے ہیں، کہ آپ کی کیا رائے ہے ان پہ۔ دیکھیں، مجھے بہت خوشی ہوئی کہ پنجاب کے صوبے کی جو پہلی بار جو چیف منسٹر ہے وہ ایک خاتون تھی۔ تو بدلاؤ آ رہا ہے، چینج آ رہا ہے، لیکن میری رائے میں بہت آہستہ سے آ رہا ہے۔ پنجاب میں فرسٹ ٹائم چیف منسٹر ایک خاتون ہے، لیکن ان کی کابینہ میں صرف 2 خواتین ہیں۔ کیوں؟ خیبر پختونخوا کی کابینہ میں ایک بھی خاتون نہیں ہے، ایک ایڈوائزر ہے جو خاتون ہے، اس کے علاوہ کابینہ میں کوئی منسٹر نہیں ہے جو ان کو ملا جو خاتون ہو سکتی ہیں۔ پھر آپ نے خود ذکر کیا صوبیہ شاہد صاحبہ کا، وہ ایک ایم پی اے ہیں، ان کے خلاف جس قسم کی، میں کیا کہوں، گھٹیا زبان استعمال کی گئی، جس قسم کی ویڈیوز بنا کے سوشل میڈیا پہ ڈالی گئی، جس قسم کی ٹرولنگ ہوئی ان کی، یہ بھی آج کے ہی دور میں ہو رہا ہے۔ ابھی بھی ہماری پارلیمان میں بہت سی خواتین آئی ہیں، لیکن ابھی بھی وہ صرف اور صرف 21% ہے۔ صرف اگر یہ ریزرو سیٹس نہ ہوتی تو وہ صرف 8% ہوتی، 8 سے 9% ہوتی۔ تو ابھی بھی، اور ملک کی آبادی جو ہے 50% ہے، لیکن اتنی کم خواتین ہیں جو پارلیمنٹ میں جاتی ہیں۔ ابھی بھی ہم نے الیکشن میں دیکھا کہ بہت سی سیاسی جماعتوں نے وہ جو 5% کا کوٹا ہے جو قانون کے مطابق آپ نے خواتین کو ٹکٹس دینے ہوتے، وہ بڑی مشکلوں سے انہوں نے پورا کیا۔ تو ابھی بھی بہت سی چیزیں ہیں جو میرے خیال سے کرنے کی ضرورت ہے۔ میں آج عورت مارچ میں گئی لاہور میں، پچھلے 6 سالوں سے عورت مارچ ہو رہا ہے، مجھے بہت خوشی ہوتی ہے، میں اپنی بیٹیوں کو بھی ساتھ لے کے جاتی ہوں۔ لیکن آج بھی علینا جب میں جا رہی تھی تو سائڈ پہ کھڑے ہوئے بہت سے مرد اور ینگ جو لڑکے تھے وہ یہی کہہ رہے تھے اور مذاق اڑا رہے تھے، اور کچھ تو یہ بھی کہہ رہے تھے کہ ان کو ایسی کیا آزادی چاہیے، ایسے کون سے حقوق ہیں جو ان کو نہیں مل رہے۔ تو یہ سوچ ابھی تک میرا نہیں خیال ہے کہ بدلی ہے۔ ابھی بھی شاید ایک تاثر یہ ہے کہ ان خواتین کو سارے تو حقوق ملے ہوئے ہیں، ایسے کون سے حقوق ہیں جو ان کو نہیں ملے ہوئے، ایسی کون سی چیزیں ہیں جو بدلنے کی ضرورت ہے، سب کچھ تو ٹھیک ہے۔ اچھا، ایگزیکٹلی یہی بات ہے کہ جس طرح میں نے کہا نا کہ یہ ایک بٹر سویٹ جرنی ہے، جہاں بہت سی اچیومنٹس ہیں اور ہم یہاں تک آئے ہیں، وہاں پر بہت سی خلش بھی ہیں۔ ڈاکٹر عافیہ صاحبہ، آپ کہیے گا، کیا سمجھتی ہیں جو سوچ ہے یہ کس طرح سے ہم بدل سکتے ہیں؟ کہ جیسے ابھی بے نظیر نے کہا ان کو کتنی آزادی چاہیے، ان کو اور کیا چاہیے۔ اب جب ہم دیکھ رہے ہیں کہ خواتین خاص طور پہ یہ بڑا مسئلہ رہتا ہے نا، ہم لیڈرشپ رولز میں خواتین کو اس طرح سے نہیں دیکھتے جتنی تعداد ان کی ہونی چاہیے۔ اب ہمیں مریم نواز، دیگر خواتین لیڈرشپ رولز میں نظر آ رہی ہیں، تو یہ سوچ کیسے بدل سکتے ہیں؟ نہیں، بالکل لیڈرشپ سے تبدیلی تو آتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور اسی لیے ہم اس کے لیے جد و جہد کرتے رہے کہ کوٹاز بدلیں، خواتین کی ویزیبلٹی ہو۔ تو جو آپ نے شروع میں بات کی نا وہ درست ہے کہ ایک طرح سے جو فارمل سٹرکچرز میں، پارلیمنٹ میں، جوڈیشری میں بہت کم تر خواتین نظر آتی ہیں، لیکن وہ 1-2 بھی جو آ جائیں وہ ان سے بہت فرق۔ لیکن اس کا جو ٹرکل ایفیکٹ ہے، آپ دیکھیں کہ ہم 5 جو ہیں خواتین اسکرین کے اوپر ہیں، یہ میرے زمانے میں ٹی وی پہ تو ایسے بالکل نہیں ہوتا تھا۔ تو یہ 2 کانٹرڈکٹری قسم کی چینجز آ رہی ہیں، کوئی اسموتھ الائنڈ قسم کی تبدیلی نہیں آنے والی ہے۔ اچھا، اب فرق جو آیا ہے، جو مطلب تشویشناک بات ہے کہ سماج اس طرح سے ایک لحاظ سے ریاست کے ساتھ مطلب ایک ساتھ نہیں چل رہا ہے، ہم آہنگی نہیں نظر آ رہی ہے۔ تو سماج میں جو آپ کہہ رہی ہیں نا رویے، یہ مردوں کے نہیں بدل رہے ہیں بدقسمتی سے، یہ مسوجنی بڑھ رہی ہے۔ اور ایک زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ برادری یا خاندان جو ہے وہ فیصلہ کاری کرتا تھا عورتوں کے لیے، ان کے کردار کے لیے، ان کے فیصلوں پہ۔ ضیاء الحق کے زمانے میں 80-90 کے دہائی میں ریاست نے یہ فیصلہ کاری شروع کر دی، اور انہوں نے کہا کہ عورتوں کا کردار کیا ہوگا، کس طرح سے ہوگا، محدود رکھنا، ان کے اوپر سارے فیصلے ان کے بارے میں کرنا، چوائس نہیں دینا۔ آج کل کے زمانے اگر آپ دیکھیں موجودہ معاشرے میں، تو اب مردوں کے ہجوم جو ہے یا سوشل میڈیا پہ یا غیر مرد جو ہیں، انہوں نے یہ اختیار کیا ہے کہ ہم بتائیں گے کہ عورتوں کو لباس کے، تو یہ ایک بہت بڑی ڈسکنیکٹ آ رہی ہے، اور ایک قسم کی شفٹ ہوا ہے کردار میں کہ ریاست بلکہ اب عورتوں کے لیے جگہ شاید بنانے کی کوشش کر رہا ہے یا اتنی خلاف ورزی نہیں کر رہا ہے، لیکن عام معاشرے میں ینگ جنریشن پڑھی لکھی، انفارمڈ، پوری دنیا کی انفارمیشن ان کو آتی ہے، لیکن ان کے رویے دیکھیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ نہیں، وجہ تو یہی ہے نا کہ ہماری نظر میں یا ہماری انالیسز میں تو پدر شاہی نظام کو جب تک آپ ڈائریکٹلی نہیں توڑیں گے اور اداروں کے اندر
मसावी हकूक नहीं आएंगे या मलकियत में मसावी हकूक नहीं आएंगे तो ये खलल तो रहेगी। इसीलिए हम कहते हैं इक्वालिटी, कंप्लीट मुकम्मल इक्वालिटी की ज़रूरत है। आप ये अधूरे कोटाज ये वो करते रहेंगे, इससे रवैया नहीं बदलने वाले। रियल पावर मईशती पावर है, रियल पावर पॉलिटिकल पावर है, और जब तक इसमें बराबरी नहीं आएगी, फुल बराबरी, तो ये खलल तो आप देखती रहेंगी। अगले साल भी हम प्रोग्राम करेंगे, 20 साल के बाद भी करेंगे, और यही वजह है कि पाकिस्तान के आलमी मेयारी फहरिस्त में देखें हम सेकंड फ्रॉम द बॉटम है और रहेंगे उधर। अच्छा, खलिश हमेशा रह जाती है, कमी हमेशा रह जाती है। जैसे मैंने कहा कि हम हर साल कोशिश यही करते हैं और उम्मीद यही करते हैं कि हम पिछले साल से बेहतर कुछ अचीव किया हो। क्या आपको लगता है पाकिस्तान में इस साल के अंदर ख़ास तौर पे हमने कुछ ना कुछ ख़वातीन ने माशरे में रवैये बदलने में अचीव किया? जी, जब से मैं कहूँगी कि सोशल मीडिया का इनपुट आया है और जब से हमने औरत मार्च ऑर्गेनाइज़ करना स्टार्ट कर दिया है, तो इससे ये होता है कि एक जो आवाम में जो बात छेड़ती है, हम कहते हैं ना कि बात छेड़ना यही बड़ी बात है, कि आपने डिज़ीज़ को डिस्कस करना है, डायग्नोसिस पे हम बाद में पहुंचेंगे। तो डिज़ीज़ को डिस्कस करना ये ज़रूरी है और उसको सही तरीके से डिस्कस करना। हमारे माशरे में हमने देखा है कि हम सिर्फ औरतों के हुकूक की बात कर रहे हैं, लेकिन ये नहीं बताते कि अगर औरतों के हुकूक की बात होगी तो उसमें मर्दों का भी फ़ायदा है। क्योंकि जब तक हम कुछ सर्टेन जो हमारे पास स्टीरियोटाइप मेंटलिटी है कि हम जब इकोनॉमिकली बात करते हैं तो मर्दों की बात करते हैं और औरतों की बात हम बहुत कम करते हैं। घर में खाना बनाने वाली औरत जो होती है, एक बहुत टिपिकल एक उसका रवैया हम अपनी सोसाइटी में देखते हैं। बात होती है, लेकिन कोई भी अपने पर्सनल बेनिफिट से ड्राइव होता है। जी, लेकिन मेरा पर्सनल फायदा नजर आएगा तो मैं दूसरे की बात भी करूंगा। एग्जैक्टली तो लेकिन वही औरत लेकिन वही कुकिंग वाला काम अगर मेल कुक करेगा तो फिर उससे आपकी इकोनॉमी जनरेट होगी, तो उससे क्या होगा कि वो सोसाइटी में उसको एक्सेप्टेबल हम कर लेते हैं। लेकिन हम अभी भी हम जब नैरेटिव अपना चेंज नहीं करेंगे तब तक मुझे लग रहा है कि ये पिद्दरशाही और मिसोजिनिस्ट जो सोच है हमारी सोसाइटी में, ये उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करेगी। हमारे सिलेबस में इस चीज़ को एक्सेप्ट करना होगा और उसको इंक्लूड करना होगा। बच्चों की सोच बनाएं कि उनको बताएं कि जो भी काम होता है वो जेंडर बायस नहीं होता, बेस्ड नहीं होता, वो काम होता है एक इंसानियत पे, सर्वाइवल टैक्टिक्स होते हैं। तो इन चीज़ों पे बात करना बहुत ज़रूरी है और मैं कहूँगी कि सोशल मीडिया का तो बहुत ज़बरदस्त रोल आया है, क्योंकि वो आपने जैसे औरतों की बात कही कि जो सियासत में औरतें आ रही हैं, तो देखिए जो मरियम नवाज़ हैं या फिर दूसरी औरतें, उनके लिए पाथ बना हुआ था। जो औरतें सोसाइटी से नीचे निकल के बाहर आ रही हैं उनको बहुत मेहनत करनी पड़ती है। मैं ये पूछना चाह रही हूँ आपसे, हम शहरी इलाकों की तो बात करते हैं और हमारे आमने सामने भी होता है, एक्सेस भी आसान होता है, तो बात हो जाती है और उनकी आवाज़ भी हाईलाइट होती है। देही इलाकों में खासकर क्योंकि आप सिंध को बड़ा कवर करती हैं, तो वहाँ पर क्या हालात है, क्या औरत को मसाइल हैं, और जब वो इस तरह से देखती हैं कि ऐवानों में ख़वातीन हैं तो हौसला अफजाई होती है या फिर इसके मुख्तलिफ है? देही इलाकों का जो कॉन्टेक्ट है शहरी औरतों से बहुत कम है, क्योंकि उनकी लाइफ स्टाइल बहुत बिजी होती है। वो सुबह 5 बजे से उठती है और रात के 10 बजे तक उसकी जो लाइफ होती है वो बहुत स्ट्रगल वाली होती है। वहाँ पे आपको पता है कि सिंध में अभी भी 30 से 40% क्लीन वाटर एक्सेस नहीं है, पॉवर्टी रेट बहुत कम है। और अगर हम न्यूट्रिशन की बात करें तो हम तो वैसे ही हमारा जो रीजन है वो बहुत डायबिटोजेनिक और कार्बोहाइड्रेट्स पे पोर्शन पे डिपेंडेंट है, तो वो जो पोर्शन जो डाइट का होता है वो उनको प्रॉपरली मिल नहीं पाता। तो बुनियादी सहूलियात जी जिंदगी की नहीं है, ये तो फंडामेंटल राइट्स उनको मिलता ही नहीं, तो वो सोच उनके पास टाइम ही नहीं होता कि वो ये लग्जरी, मुझे लगता है कि सोचना भी उनके लिए लग्जरी होगी। भी लग्जरी है। अच्छा, मेमन से भी बात कर लेते हैं क्योंकि और भी बहुत से सवालात हैं जिनको डिस्कस करने। मेमन, आप बताइएगा, क्या सियासत में इस तरह से खास तौर पर सियासी लीडर्स के सामने आने से, ख़वातीन की इंक्लूजन से कुछ माशरती रवैयों में चेंज आ रहा है? देखिए अलीना, पहले तो खैर मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि आज एक ऑल वुमेन पैनल है जिस बाकी सब ने भी बात की। थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। और बहुत इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस और पूरा जो थीम है, तो ये देखिए अलीना, बात ये है कि लीडरशिप रोल्स में जब खवातीन होती हैं इससे फ़र्क तो पड़ता है, लेकिन बात वही है कि बहुत स्लोली होता है, क्योंकि ये प्रोसेस जो है कोई इतने आसान प्रोसेस तो है भी नहीं।
तो ये वाली चीज़ तो हमने देखी है अपने सामने। लेकिन मैं साथ साथ अलीना ये भी बात करूंगी कि जो हम यहाँ बात करते हैं कि जो खवातीन इस पोजीशन के ऊपर पहुंचती हैं, यानी कि जिस तरह अगर आप मरियम नवाज साहबा की बात करें या आप मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद साहबा की बात करें जो पाकिस्तान की पहली खातून वज़ीर आज़म थी और अब हमारी एक फीमेल चीफ मिनिस्टर है पंजाब की, तो इनको अपने इनकी सियासी जद्दोजहद भी होती है, पार्टीज के अंदर भी जद्दोजहद करनी पड़ती है। आज ही मरियम नवाज साहबा ने बताया और पहले भी वो वॉइस ऑफ अमेरिका के एक इंटरव्यू में कह चुकी हैं कि उनकी अपनी पार्टी एक बड़ी ट्रेडिशनल और कंजर्वेटिव पार्टी थी और मेल डोमिनेटेड पार्टी थी जिसके अंदर उन्हें स्ट्रगल करना पड़ा, जहां पर उनको इसका एज भी होता है कि वो एक डायनेस्टिक पॉलिटिक्स का भी जो एज हो, एक पॉलिटिकल पार्टी होने का भी एक एज हो, लेकिन दूसरी तरफ स्ट्रगल क्योंकि खातून है, खवातीन पाकिस्तान की किसी भी क्लास किसी भी लेवल से हो, उनको जद्दोजहद तो बहुत ज्यादा करनी पड़ती है। तो एक तो ये चीज भी है, लेकिन ये बहुत अहम है कि डिसीजन मेकिंग जो पोजीशन है उनमें खवातीन को होना चाहिए, और खास तौर पे सियासी जमातों के अंदर। अभी बेनज़ीर ने जिस तरह बात की कि कैबिनेट के अंदर, पंजाब की कैबिनेट में सिर्फ 2 खवातीन है। अब ये जो डिसीजन मेकिंग पोजीशन यानी कि सिर्फ एक चीफ मिनिस्टर और 2 खवातीन है उस कैबिनेट के अंदर, तो मेरे ख्याल में इन के अंदर खवातीन को ज्यादा डालना चाहिए, खास तौर पर पॉलिटिकल पार्टीज की भी जो डिसीजन मेकिंग पोजीशन होती है। जिस तरह के हमने देखा था इलेक्शन के दौरान भी कि हमने सवाल भी उठाया था कि जब टिकट अवार्ड हो रही थी तो उन कमेटीज के अंदर खवातीन बहुत कम थी, ना होने के बराबर थी पॉलिटिकल पार्टीज की जो वो कमेटीज बनी थी। फिर उसके अलावा आप ये देखें कि जब ये टिकट देते हैं जो एक जनरल कोटा इन्होंने जो पूरा करना होता है 5% का, वो भी मुश्किल हो, लेकिन उसके साथ साथ आप ये देखें कि वो टिकट जनरल सीट पर देते हैं ना हमारे अलीना ज्यादातर देते उन सीटों पे है कि जहां पर उन्हें लगता है कि ये वीक सीट्स है, यहाँ पर हमारी पार्टी पोजीशन वीक है, तो वो कोटा पूरा करने के लिए साथ वो दे देते हैं। तो ये भी एक प्रॉब्लमेटिक चीज है, इस चीज को बदलना चाहिए। अगर पार्टी का वोट है तो ऐसी सीटों पे खवातीन को वो जो है उनको देनी चाहिए टिकट कि जहां से वो जीत सके। तो ये ओवरऑल ये जरूर बिल्कुल जब हम देखते हैं कि खवातीन पार्लियामेंट में है, उनकी विजिबिलिटी ज्यादा है, उससे होता जरूर है। लेकिन मैं आपको ये बताती चलूं इंटरेस्टिंगली ना, ये मुना खान ने अभी एक कॉलम लिखा था, आर्टिकल लिखा था डॉन के अंदर, जिसके अंदर वो एक इंटरनेशनल इंडेक्स की बात करी थी और वो उन्होंने उसके अंदर स्टडी की थी कि लोग जो है किस किस्म यानी कि उनको वुमेन लीडरशिप के बारे में उनके व्यू क्या है। तो 2021 में बहुत लो लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस था खवातीन लीडर्स के लिए, और फिर वो कहती है कि मैं बड़ी हैरान हुई कि जो की बात ये थी कि जो यंगर आदमी है यानी कि जो यंग पॉपुलेशन आदमी थी वो ज्यादा दे वर स्पेशली अनलाइकली टू एंडोर्स वुमेन लीडर्स। और उन्होंने कहा कि ये जो बहुत सारे मर्द जो कहते हैं कि हम जी, और उन्होंने कहा कि जो बहुत सारे मर्द हैं जो कहते हैं कि वो सेक्सिस्ट नहीं है, लेकिन क्योंकि वो कहते हैं कि दुनिया सेक्सिस्ट है इसलिए वुमेन लीडर्स जो है दे आर मोर लाइकली टू बी वीकर। तो ये भी उन्होंने बड़ी ये इंटरेस्टिंग चीज है। और दूसरा उन्होंने कहा कि उस 1 साल के बाद उस इंडेक्स को उन्होंने जो पहले दिया था, उन्होंने कहा कि जब ये देखा गया कि जो ट्रस्ट है वुमेन लीडरशिप में वो नीचे जा रहा है, हालांकि वो जो वुमेन लीडर्स हैं या वो जो उनकी दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। और मैं जरा आपकी और बाकी पैनल की ऑब्जर्वेशंस भी इसके ऊपर जानना चाहूंगी। अब बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारे ना माशरे में एक जनरल नॉर्म भी है, हमें रोती धोती मजलूम खातून, वो खातून जो बोलती नहीं है, जिसको जो कह दिया जाता है वो कहती है जी हाँ जी हुजूरी वाली खातून बहुत पसंद है। लेकिन जब हम इस तरह की खवातीन को देखते हैं जो धड़ल्ले से अपनी बात भी कहती हैं, डरती नहीं हैं, फैसले भी कर रही हैं, बल्कि दूसरों को 10 बंदों को ये कह रही हैं कि उस फैसले के ऊपर अमल होगा, नहीं होगा तो कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, क्या इसकी एक्सेप्टेबिलिटी आई है और इसको आराम से लोग मान रहे हैं? एक छोटी सी ब्रेक के बाद मज़ीद डिस्कस करते हैं। वेलकम बैक। और ख़वातीन के मसाइल क्या अचीव किया है और क्या अभी अचीव करना बाकी है, इसके ऊपर हम डिस्कस कर रहे हैं अपने पैनल के साथ। डॉक्टर आफिया साहिबा, जैसे ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे इक्विटी और इक्वालिटी, आपने कहा जी इक्वालिटी बड़ी ज़रूरी है, लेकिन क्योंकि ऑफ कोर्स ख़वातीन को अगर बाइख्तियार बनाना है, उनको इंडिपेंडेंट बनाने की हम बात करते हैं, तो इसमें मईशत और उनको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनाने का बड़ा किरदार होता है। तो क्या आप समझती हैं इकनॉमिकली भी उनको जो एडवांटेज जिस तरह मिलना चाहिए या कुछ हेड स्टार्ट मिलना चाहिए?
बिल्कुल ऐसे ही है अलीना। देखें, एक तनकीदी मेरी अपनी नज़र ख़वातीन की तहरीक पर पाकिस्तान में ये रही है कि हमने प्रोग्राम पे, तशद्दुद पर, कानून पर बहुत तवज्जो दी, लेकिन मईशत के ऊपर आप देखें बहुत कम फेमिनिस्ट इकोनॉमिस्ट्स हैं पाकिस्तान के अंदर। आयशा गौस हैं पंजाब में, लेकिन दूसरे सूबों में जैसे मैमल कह रही थी, पार्टीज़ के अंदर भी कोई इकोनॉमिक विजन मर्दों की भी ऐसा नहीं नज़र आती, लेकिन फिर भी तो एक ये बात है। दूसरा ये कि हमारे पाकिस्तान में लेबर फोर्स में जो ख़वातीन है वो पूरे दुनिया में आलमी तौर पे बहुत कम है, जैसे कि और भी म्यारी उसमें है। ज़राअत में अगर आप देखें जो ख़वातीन, ये सरकारी सर्वेस खुद आपको बताते हैं कि डेटा जो है कि ख़वातीन जो ज़राअत में काम करती है उनको 1/4 आमदनी मिलती है जो मर्दों की मिलती है, या आधी से भी कम। तो एक ये बहुत बड़ा पॉलिसी मसला है, और ये हमारा सबसे बड़ा सेक्टर है मईशत के हवाले से या आमदनी के हवाले से। बैंक अकाउंट्स पाकिस्तान में ख़वातीन के मतलब सरकारी तौर पे कहते हैं कि जी 20 या 21% हैं, कन्वेंशनली पता नहीं कितने हैं एक्चुअल। बाकी दुनिया में अगर आप देखें, इंडिया में तो तकरीबन 80% ख़वातीन के बैंक अकाउंट्स हैं। सिटीजनशिप, शहरियत पे अगर आप उस पर भी ना देखें, बांग्लादेश में एक ये कॉन्सेप्ट जो है ना कि जो घरेलू सरबरा है वो मर्द है, मेल हेड ऑफ द हाउस होल्ड, ये कॉन्सेप्ट उन्होंने ख़त्म कर दिया बहुत अरसे तक। हमारे यहाँ अभी भी ये चलता है, इससे पॉलिसीज़ पर इफेक्ट होता है, मईशती उसके पॉलिसीज़ के ऊपर इफेक्ट होता है। हाँ। और ये कि जो हमारे टेक्निकल या वोकेशनल सेंटर्स जो बनाए गए हैं जो सरकारी सतह पे हैं, जिससे लोगों को हुनर आना चाहिए वगैरह, उनको आप देखें उसमें वो ही सिलाई कढ़ाई औरतों की कोई तब्दीली, कोई प्रोग्रेस नहीं आया है कि जी डिजिटल लिटरेसी करा ले या ऐप से किस तरह से आमदनी बढ़ सकती है। ये एक जो कॉन्सेप्ट जो आप पहले बात कर रही थी ना कि एक तरफ घरेलू किरदार और मोबिलिटी पे कंट्रोल, मीनारे पाकिस्तान पे आप जा नहीं सकती हैं, उधर हजूम लग जाता है, इचरे बाजार में जा नहीं सकती, तो आप किस तरह से एक्सपेक्ट करते हैं कि मईशत में हम इंक्लूड होंगी या हमारी एम्पावरमेंट होगी, इक्वालिटी होगी? ये तो बहुत दूर की बात है। जो सबसे बड़ी फोर्स है पाकिस्तान में, लेडी हेल्थ वर्कर्स की अगर आप देखें, उसको भी, उसमें भी इजाफा नहीं किया जाता है। आपने देखा है ये सक्सेसफुल, ये कामयाब प्रोग्राम रहा है बेनज़ीर भुट्टो ने जो इंट्रोड्यूस करवाया था, तो आप उसको इस्तेमाल तो पूरी तरह करते हैं कि जी वो हेल्थ पे भी, नेटल वर्क पे भी, पोलियो वर्क भी करें, लेकिन आप उसका मतलब जद्दोजहद करके उन्होंने खुद अपनी कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब से बाकायदा रेगुलराइज हुई, मिनिमम वेज के लिए लड़ी, मगर आप लेडी एजुकेशन वर्कर्स नहीं करते हैं। आपको पता है तालीम याफ्ता मतलब हमारी तालीम के मेयार क्या है, लिटरेसी क्या है। आप चाहें तो बहुत सी चीज़ें कर सकते हैं, बशर्ते कि आपके दिमाग में और विजन हो कि मईशती जड़ है, वो रीढ़ की हड्डी है, जिसमें ख़वातीन को अगर आप एक सियासत और एक ये मईशत, इन दो सेक्टर्स में और पेशों में अगर ख़वातीन की लीडरशिप नहीं आएगी और एक जेंडर्ड या एक सिनफी रवैयों को और सिनफी पॉलिसीज़ नहीं बनाई जाएंगी, तो वो मर्दों को बनाई हुई जो है पॉलिसीज़ वो आगे बढ़ते चले जाएंगे और तब्दीली नहीं आने वाली, मसावी हकूक़ नहीं आने वाले, कोई साख्त तब्दीली नहीं आएगी। बेनज़ीर, आपकी इसके ऊपर क्या राय है? क्या और स्टेप्स हम ले सकते हैं ताकि हम लेट्स से क्या एक ख्वाब ही रह जाएगा कि हम देखें कि बड़ी ज़बरदस्त किस्म की हमारी इकॉनमी को लीड करें ख़वातीन, और बड़ी तादाद में हमारे जो और प्रोफेशंस हैं जैसे कि डिजिटल मीडिया हो गया, हमारे नंबर्स से रिलेटेड चीज़ें हो गई, इकॉनमी से रिलेटेड चीज़ें हो गई, इसमें भी ख़वातीन बढ़ चढ़ कर करें। ऑल्सो क्या हर्डल्स हैं अभी ख़वातीन को जिसकी वजह से हम देख रहे हैं तब्दीली तो आई है लेकिन अभी भी एक बड़ी रुकावट है? क्या वो सिर्फ रवैये हैं या फिर फैसिलिटेट उस तरह से नहीं किया जाता, वो भी एक बहुत बड़ा हर्डल है? अलीना, आज मैं वज़ीर आज़म को सुन रही थी तो वो बता रहे थे कि इकॉनमी का में सिर्फ 23% ख़वातीन हैं जो इकॉनमी का हिस्सा है। तकरीबन 50% आबादी है। हमें तो अभी तक बल्कि पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स ने एग्जैक्ट नंबर ही नहीं दिया कि ख़वातीन मुल्क में कितनी हैं, अभी तक वो नंबर नहीं आया हमारे सामने। लेकिन 50% अगर आबादी है और सिर्फ 23% जो है वो शायद फॉर्मल इकॉनमी का हिस्सा हैं अभी भी। और आपको भी पता होगा कि जब आप किसी भी सरकारी दफ्तर में ख़वातीन जॉब के लिए अप्लाई करती हैं, प्राइवेट कंपनी में करती हैं, तो उनसे इंटरव्यू में पूछा जाता है कि आप शादी कब कर रही हैं, आपके बच्चे करने का कोई प्लान है या नहीं, आपके घर वाले आपको रात को जाने देंगे अगर आपने लेट काम करना होगा, कोई इशू तो नहीं है, आपकी ट्रांसपोर्ट का कोई मसला तो नहीं है। अब मुझे तो नहीं याद पड़ता कि कब किसी मर्द से ये पूछा गया हो इंटरव्यू में
کہ آپ شادی کب کر رہے ہیں. تو ایشو یہ ہے کہ ابھی بھی سوچ یہ ہے کہ خواتین کو رکھیں گے تو وہ لائبلٹی بن جائیں گی, کیونکہ بعد میں وہ شادی کر کے چلی جائیں گی, پھر ان کے بچے ہو جائیں گے, پھر ان کو وہ کبھی آئیں گی کبھی نہیں آئیں گی, چھٹیاں کریں گی, پھر ہم کیا کریں گے. تو بہتر ہے کہ مردوں کو رکھ لیا جائے. بجائے اس کے سوال یہ ہونا چاہیے اور جو پوچھنا چاہیے ان کمپنیز کو کہ ہم آپ کے لیے کیا کر سکتے ہیں, ہم آپ کو کیا فیسلٹیز دے سکتے ہیں تاکہ آپ کے لیے کام کرنے میں آسانی ہو. جو بہت, اور مجھے اچھا لگا مریم نواز شریف صاحبہ نے اپنی پہلی تقریر میں یہ بات کی کہ ان کے لیے ہراسمنٹ ایک ریڈ لائن ہے, وہ خواتین کے تحفظ کے لیے کام کریں گے. وہ الگ ایک بحث ہے, ہم 5 سال بعد دیکھیں گے اس پہ عمل ہوتا ہے نہیں ہوتا, پر ایٹ لیسٹ آپ نے اپنی ویژن میں یہ شامل کیا ہے. خواتین کو ڈے کیئر سینٹرز کی ضرورت ہے جن کے بچے ہیں ابھی تک, اور یہ مسلم لیگ نون کی جب حکومت تھی پنجاب میں تب یہ قانون پاس ہوا تھا کہ ڈے کیئر سینٹرز بنائے جائیں گے پنجاب میں. آج تک بہت کم کمپنیز ہیں, سرکاری دفتر ہیں. ویسے ہر چیز ہماری گھوم پھر کے وہیں پہ آ جاتی ہے, ہم کس طرح سے میسیجنگ بہتر کر سکتے ہیں, رویوں کو بہتر کر سکتے ہیں, کیونکہ وہ جڑ ہے ساری کی ساری چیزوں کی نا. لیکن پھر بھی میں سوال کروں گی کہ جب یہ سوال ہوتے ہیں, یہ رجحان پایا جاتا ہے, خاص کر کے آپ کے جو میل کولیگز ہیں ان کے اندر یہ سوچ پائی جاتی ہے کہ جی میں بھی تو اسی ادارے سے پڑھ کے نکلا, میری بھی ایجوکیشن اتنی ہی ہے, تو پھر اس کو پک اینڈ ڈراپ فیسلٹی کیوں ہے, اس کو زیادہ بینیفٹس کیوں ہیں, اس کو فیسیلیٹیٹ کیوں کیا جا رہا ہے, اس کے لیے اتنا کچھ کیوں ہے. تو یہ سوچ ہم بدلنے کی, یا اس کی جو کمپٹیشن ایک بنا دیا جاتا ہے, اس کے لیے بھی تھوڑی سی میسیجنگ درست کرنے کی ضرورت نہیں ہے؟ نہیں, کیونکہ علینا یہ ایک فالس ایکویلیونس ہے جہاں پہ ان مردوں کو پتہ ہے کہ ان خواتین کے لیے گھر میں بڑا مشکل ہوتا ہے نکلنا اور آنا دفتر. بہت سی خواتین ہیں, اور میں آپ کو بتاؤں, محمل بات کر رہی تھی, بالکل ٹھیک کہہ رہی تھی کہ یہ کوئی کلاس کا ایشو نہیں ہے. بہت سی ایسی خواتین ہیں جو ایلیٹ طبقے سے ہیں, ان کو پھر بھی آج بھی, میں ایسی بہت سی خواتین کو جانتی ہوں جنہوں نے بہت اچھی تعلیم حاصل کی لیکن ان کو کام نہیں کرنے دیا جاتا. میں بڑے افسوس کے ساتھ کہنا چاہتی ہوں, لیکن مجھے آج تک جب بھی کچھ بات ہوتی ہے تو 2 کامنٹس کا ضرور سننے پڑتے ہیں. ایک, تمہیں کیا ضرورت ہے کام کرنے کی, میاں کام کر رہا ہے نا, چھوڑو آرام سے ریلیکس کرو. یا پھر یہ ہوتا ہے چھوڑیں, کیا کرنا ہے, ضرورت ہے تنخواہ کی, وہ تو ہمیں ضرورت ہے تنخواہ کی. بالکل. تو یہ چیزیں تو سننی پڑتی ہیں, اور یہ بڑی غلط چیزیں ہیں. اس کے اندر اب بتانا چاہیے کہ جب مردوں سے کوئی یہ نہیں پوچھتا کہ تم شادی کے بعد کام کرو گے یا نہیں کرو گے, یا پڑھنے کے بعد کام کرو گے یا نہیں کرو گے, تو بڑا بنیادی سا حق ہے خاتون کا بھی کہ اس سے بھی نہیں پوچھا جانا چاہیے. اس کی مرضی ہونی چاہیے کہ وہ اپنی خواہش کے مطابق کام کرے یا نہ کرے. اچھا, ابھی ہم بات کر رہے تھے رورل سندھ کی خاص طور پر, تو یہ بتائیے گا سورت کہ کیا ایگریکلچر ایک بڑی اکانومی کا پارٹ ہے وہاں پر, اور وہاں پر جو ذریعہ معاش ہے خاص کر خواتین کا, ایگریکلچرل فورس ایک بہت زیادہ ہے ورک فورس میں, کیا ان کو حقوق اس طرح سے مل رہے ہیں, اور اگر نہیں مل رہے ہیں تو ان کو کس مسئلے کا سامنا ہے اور وہ کس طرح سے بہتر ہو سکتا ہے؟ ایگریکلچر کی بات کریں تو جیسے بے نظیر نے کہا کہ ہمیں پاپولیشن کی بات نہیں پتہ, اتنا نمبرز نہیں پتا کہ فیمیل کی کتنی ہے, لیکن ایگریکلچر کی بات کریں کہ وہاں پہ جو فیمیل فورس ہے ایگریکلچر میں جو کھیتوں میں کام کری ہے, ان کا نمبر ہمیشہ مردوں سے زیادہ ہی ہوتا ہے, اور ان کے جو ڈیلی ویجز ہیں وہ مردوں سے بالکل کم ہوتے ہیں, آدھے سے بھی زیادہ ان کے ویجز کم ہوتے ہیں. تو یہ گورنمنٹ پہ جاتی ہے کہ وہ ایسی پالیسی انٹروڈیوس کروائیں جس سے فیمیل نہ صرف سیکیور فیل کرے لیکن آنے والی اپنی نسلوں کو اس ایگریکلچر سے پیار کروانا سکھائیں, کیونکہ ہماری جو ملک کی معاشیت ہے وہ 54% ہے, وہ اگر اوپر نیچے ہو سکتی ہے, ایگریکلچر پہ ڈیپینڈنٹ ہے. تو وہ ہمیں اس میں کسان اور فیمیل کورسز انٹروڈیوس کروانے چاہیے جس سے وہ ان کی اکنامیکلی اور فائنینشلی سیکیورٹی ہو, اس کے بارے میں زیادہ پڑھیں اور ان کو پتہ ہو کہ ان کے بیسک حقوق کیا ہیں. جو ان کو حقوق کا ورڈ مجھے لگتا ہے کہ شاید ان کو پتہ بھی نہیں ہوگا, کیونکہ بچپن سے ہی ایک مائنڈ سیٹ بنایا جاتا ہے اور ہم باکسز میں فیمیل کو فٹ کرتے آئے ہیں کہ تم
अगर बड़ी होगी तो घर में अपने बाप और अपने भाई का काम करोगी, उसके बाद अपने शौहर का काम करोगी, और उसके बाद तुम्हें अपने बच्चों और उनके बच्चों को संभालना है। ये तुम्हारे बॉक्सेस हैं, और इस बॉक्सेस से अगर बाहर निकलोगी और रोड सड़कों पे आके अपने हुकूक मांगोगी तो यही सवाल होगा कि आपको हुकूक कौन से चाहिए। तो बड़ी अफसोस की बात है कि हमारी जो पॉपुलेशन है उनको ये तक नहीं पता कि हमारे बेसिक हुकूक क्या है, या फंडामेंटल राइट जो ह्यूमन बीइंग के होते हैं वो जेंडर बेस्ड नहीं होते, वो हर इंसान के होते हैं, जिसमें उनकी एजुकेशन आती है, जिनका फ्रीडम होता है, वो चूज कर सकते हैं। अब आपने जैसे फीमेल की बात की है, तो देखिए इसमें अगर पूरा का पूरा जो हमारा पिदरशाही निज़ाम है, इसमें जब पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक मेल पे आता है तो कहीं ना कहीं मेल भी बहुत सेक्रीफाइसेस देता है। अगर किसी को सिंगर बनना है या फिर किसी को किसी आर्ट वाली फील्ड में जाना है तो वो मेल को भी छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि हमारी जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज उसको ये कहती है कि तुम घर में बैठ के अपनी बीवी और बच्चे संभालो, तुम ऐसी फील्ड्स में जा नहीं सकते। जब हम इक्वलिटी और इक्विटी की बात करते हैं तो ये सोसाइटी बहुत एक हेल्दी सोसाइटी होगी जहां पे दोनों को मौका मिलेगा ग्रो करने का। तो हमें ये नैरेटिव और पॉजिटिव नैरेटिव सोसाइटी में देना है कि अगर हम औरतों को हुकूक देंगे तो उसमें मर्दों की भी भलाई है, ना जस्ट औरतों की। उनको डरना नहीं चाहिए, ये इंसेंटिव देना चाहिए मर्दों को कि आपकी भी भलाई है इसमें। अच्छा जी महमल, आप जल्दी से बताइएगा कि हम बात तो करते हैं कि जी ख़ास तौर पे वो ख़वातीन जो घर से बैठ के कुछ बिज़नेस करना चाहती हैं, उनकी तादाद बढ़ भी रही है, हम देख रहे हैं बड़े इनोवेटिव आइडियाज़ भी सामने आ रहे हैं, बट कितना आसान है उनके लिए? क्या वो ये अभी भी उस तरह से इजीली कर पा रही हैं जिस तरह से उनके दूसरी जेंडर के काउंटर पार्ट्स करते हैं? देखिए अलीना, इस तरह का जो थीम था ना इंटरनेशनल वुमेन्स डे का, वो था इन्वेस्ट इन वुमेन, एक्सेलरेट प्रोग्रेस। बेसिकली अगर आप खवातीन के अंदर इन्वेस्टमेंट करेंगे तो उस मुल्क की जो है वो प्रोग्रेस, तरक्की भी उसी तरह से बढ़ेगी। अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क के अंदर क्या होता है कि अभी भी हालांकि इनहेरिटेंस लॉ है, हमारे दीन ने भी जो है वो खवातीन को इनहेरिटेंस जो है वो देने का कहा हुआ है, उसके बावजूद आप मुझे बताएं कि आप अगर नंबर्स उठा के देखिए, आज से चंद साल पहले सिर्फ 5 से 10% खवातीन थी जिनके नाम पर कोई लैंड था। और ये आज से चंद साल पहले की मैं बात करी। अब भी अगर आप नंबर जो है वो उठा लेंगी तो वो बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ा होगा। यहाँ पर एक बहुत बड़ी चीज़ है कि खवातीन को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं किया जाता, फाइनेंशियली एम्पावर नहीं किया जाता फैमिलीज की तरफ से भी। मतलब अगर किसी खातून की शादी होगी है तो उसको कहेंगे उसके भाई कि आप अपनी जायदाद हमारे नाम कर दें। अगर वो खातून अपना हक मांगेगी, हक की मैं बात कर रही हूँ, ये नहीं कि कोई ज़्यादा मांग रही है या कोई ऐसी चीज़, तो आगे से कहा जाता है कि ये तो लालची है, ये तुम्हारा तो हस्बैंड तुम्हें दे सकता है, तो तुम्हें क्या जरूरत है ये लेने के लिए। ये आदमियों के लिए तो लालची का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं होता। ये बात हालांकि हक वो मारते हैं, मतलब मर्द हजरात जो है वो हक मार रहे होते हैं अपनी बहनों का, अपनी फैमिली, फीमेल जो फैमिली की होती है उनका, लेकिन उनके ऊपर इस तरह की बात नहीं होती। खातून अपना हक मांगे तो उसको इस तरह के अलकाबात जो है उससे नवाजा जाता है। तो ये जो चीज़ें हैं, ये माइंडसेट बदलना बहुत जरूरी है। अब आप देखें अलीना कि जब तक अगर एक खातून फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है, वो एम्पावर्ड है, वो काम कर रही है, तो फिर वो अपने लिए स्टैंड भी उस तरीके से ले सकती है। बहुत खवातीन यहाँ पर डोमेस्टिक अब्यूज की वजह से ऐसी शादियों के अंदर जो है वो उधर से उनसे निकल ही नहीं सकती, क्योंकि ना उनकी फैमिली उनको सपोर्ट करती है, ना वो खुद फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट है कि बच्चों का क्या होगा। इस तरह की चीजें बहुत ज्यादा मसाइल होते हैं। इसलिए मेरे ख्याल में बहुत बहुत अहम है हमारे लिए तो ये बात बार बार करना कि खवातीन को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट किया जाए, उनके लिए आसान मौके, जिस तरह भी बेनज़ीर ने बहुत इंपॉर्टेंट बात की है कि उनके लिए आप यानी जो हायर कर रहे, अगर कंपनीज हायर कर रही है, ऑर्गेनाइजेशन हायर कर रही है, अगर हुकूमत में किसी डिपार्टमेंट में वो आ रही है तो आप उनके लिए मौके बेहतर करें। ट्रांसपोर्ट जो है बहुत अहम है इस चीज के अंदर। उसके अलावा जिस तरह सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस के इस तरह के लॉज कवानीन बहुत अहम है। उसके अलावा देखिए आप डे केयर सेंटर्स की बात मरियम नवाज साहबा ने भी खैर अपने उसमें की थी स्पीच है, लेकिन आप देखिए कि हमारे इवन मीडिया ऑर्गेनाइजेशन के अंदर या दूसरे आप इस तरह की चीजें देख लें, वहाँ पर डे केयर सेंटर्स कहाँ होते हैं, खवातीन जो है वो कहाँ लेके जा सकती है अपने बच्चों को। और फिर ये कि अब देखिए हमारी अब जाकर जो है वो सुप्रीम कोर्ट में कितने यानी 7 दहाइयों के बाद कोई खातून जज है वो हमें सुप्रीम कोर्ट में नजर आ रही है। तो इससे पहले तो ये नहीं था। तो ये बहुत ही ज्यादा मसाइल इतने, बातें इतनी हैं और
اور ایک چیز میں صرف ضرور کہنا چاہوں گی, سوری مجھے صرف 1 منٹ دیجیے گا. آج کے دن کیونکہ آج خواتین کا عالمی دن ہے تو بہت اہم ہے کہ ہم بات کریں گے فلسطینین خواتین کے بارے میں. میں آج ہی پڑھ رہی تھی کہ 9000 عورتوں کو مار دیا گیا غزہ میں, اور ایوریج 63 ویمن جو ہے وہ ایک دن کے اندر ان کو مارا جاتا ہے, جس میں سے 37 مدرز ہوتی ہیں. 6,90,000 وہ خواتین اور لڑکیاں ہیں جن کی کوئی پرائیویسی نہیں اور ان کے پاس لمیٹڈ مینسٹرل ہائیجین کی سپلائیز کی ایکسیس ہے. 50,000 وہاں پریگننٹ خواتین ہیں غزہ میں, اور موسٹلی وہ میل نیوٹریشن پہ ہیں, اور اس کے علاوہ بغیر انیستھیزیا جن کنڈیشن میں وہ بچے پیدا کر رہی ہیں وہاں. تو میرے خیال میں ہمیں فلسطین کی خواتین کے لیے بھی ضرور بات کرنی چاہیے. بالکل ہمیں آواز اٹھانی چاہیے. جو وہاں پر ایک جینوسائیڈ ہو رہی ہے تو ہمیں اس کے اوپر ضرور بولنا چاہیے. دنیا بھر میں اس کے اوپر بات ہو بھی رہی ہے, اور ہم اپنے پلیٹ فارم سے بھی جس طرح سے آپ نے اٹھا دی. اب مسئلہ یہ ہے کہ وقت بڑا کم ہے اور اتنے زیادہ مسائل ہیں, اتنی زیادہ باتیں ہیں, اتنی زیادہ چیزیں ہیں جس کے اوپر توجہ دینے کی ضرورت ہے. سو ہم گاہے گاہے اپنی روزمرہ کی روٹین میں تو یہ کوشش کرتے ہی ہیں کہ جب موقع ملے خواتین کے ایشوز, اور ہونا بھی چاہیے, خواتین کے ایشوز کے اوپر بات کریں, ان سے متعلق اویئرنیس پیدا کریں. بٹ خاص طور پر یہ جو دن ہے اس کے اوپر تو جو چیزیں ہیں ان کے اوپر خاص طور پہ ہم توجہ دیتے ہیں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو پتہ چلے اور پھر ان کا حل بھی ہو. سو اسی امید کے ساتھ کہ جو آنے والا سال ہے, جب 8 مارچ اگلے سال آئے تو اس وقت زیادہ چیزیں ہوں سیلیبریٹ کرنے کے لیے, زیادہ چیزوں اور اچیومنٹس کے اوپر ہم خوش ہو رہے ہوں, اور جو خواتین کی خلیش یا ان سے متعلق مسائل ہیں وہ کم سے کم ہوں ہر گزرتے سال کے ساتھ. ایک چھوٹی سی بریک کے بعد مزید ڈسکس کرتے ہیں. پاکستان کی آبادی میں ایک بڑی تعداد نوجوانوں کی ہے, اور کیونکہ وہ کھل کر سامنے آ رہے ہیں, ان کی اوپینین سوشل میڈیا کے تھرو بھی پہنچ رہی ہے, تو ایک کلچرل شفٹ دیکھا جا رہا ہے جہاں نوجوان اور جو ان سے بڑی نسل ہے ان کے رجحانات, ان کے رویوں میں تبدیلی ہے, بدلاؤ ہے. لیکن کیا یہ جو سوچ کی تبدیلی ہے یہ خواتین سے متعلق رویوں کے لیے بھی چینج ہو رہی ہے اور پازیٹیولی چینج ہو رہی ہے, اور کیا سوشل میڈیا نے اس میں ایک پازیٹیو کردار ادا کیا ہے؟ ذرا یہ اپنے تجزیہ کاروں سے جاننا چاہیں گے. عافیہ, کیا اس کے اوپر آپ کی رائے ہے؟ کیا آپ یہ سمجھتی ہیں کہ سوشل میڈیا نے جو خواتین سے متعلق ایک اسٹیریوٹیپیکل سوچ یا منفی رویے ہیں ان کو کم کرنے میں کچھ اچھا رول پلے کیا ہے, کنٹریبیوٹ کیا؟ نہیں, میری نظر میں تو بالکل ایسا نہیں ہے. میرے خیال میں سوشل میڈیا کا ایک لحاظ سے فائدہ ضرور ہوا ہے کہ اس نے خاموش اکثریت کو آواز ضرور دی ہے, چاہے وہ مرد ہوں یا عورت ہوں, کسی بھی عمر کے ہوں. لیکن ذمہ داری جو ہے وہ ادھر نہیں ٹھہرتی ہے. وہ ایک لاوارث قسم کی سائٹ ہے جس پہ بحث مباحثہ جو ہے وہ ڈس انفارمڈ ہوتا ہے, اس کی کوئی ثبوت نہیں ہوتا ہے, اور وہ بے حد پرسنلائزڈ ہوتا ہے. اب ایک لحاظ سے جب ہم تجزیہ کرتے ہیں تو دلچسپ لگتا ہے کہ دیکھیں رویے جو ہیں, جو صنفی رویے ہیں, ان کا سامنا تو آتا ہے, کھل کے ایکسپوز ہوتے ہیں. لیکن یہ کچھ خوش آئین بات نہیں ہے. یہ تو ایک سیاسی عمل کا متبادل بنتا چلا جا رہا ہے کہ ہم ادھر اپنا اظہار رائے کر دیں گے اور اس سے سیاسی مسئلہ حل ہو گیا ہے. اور وہ اکثر لوگ کلیم بھی کرتے ہیں کہ جی حل ہو گیا ہے مسئلہ. مگر ہم نے دیکھا ہے کہ یہ جتنی بھی سوشل میڈیا کے ایپس ہیں, جیسے میں ذکر کر رہی تھی ٹک ٹاک ہے یا فیس بک ہے وغیرہ, یہ باعث بن گئے ہیں بلیک میل کے. وہی صنفی رویے جو سماج میں ہوتے ہیں نا, اب آپ سوشل میڈیا کے سائٹس پہ ان کو دیکھتے ہیں کہ بدترین ہو کے, چونکہ وہ انونیمس ہے اور ادھر ایک شناخت جو ہے نظر آپ چھپا سکتے ہیں اس کو, تو آپ کو ایک ایکسٹرا امپیونٹی ملتی ہے جب آپ خواتین کو بلی بھی کرتے ہیں یا کسی بھی کمزور طبقے کو بلی کرتے ہیں. اور اس میں تھوڑا سا لینا مسئلہ یہ ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں یہ سیاست ہے کہ ہم سیاسی موقع آواز اٹھا رہے ہیں. آواز صرف سیاست نہیں ہوتی ہے, ٹھیک ہے, آپ کا نظریہ جو ہے وہ سبسٹینٹیو ہونا چاہیے, اس میں سبسٹنس ہونا چاہیے, اور تحریکیں جو چلتی ہیں نا وہ اجتماعی ہوتی ہیں. یہ انفرادی سائٹ جو ہے ایک نیو لبرل سائٹ ہے, نیو لبرل معیشت کے حوالے سے یہ ایک ذریعہ ہے اپنی رائے دینے کا. یا مگر میں سمجھتی ہوں کہ اس میں فیمنسٹ تحریکیں, می ٹو موومنٹ, معیشت میں خواتین کی شمولیت, سیاسی بہتری کے لیے یہ بہت محدود ذریعہ ہے. ہیومن ٹو ہیومن کانٹیکٹ, اجتماعی باتیں, بحث مباحثہ,
तजुर्बा करना, सियासत में आना, अदालतों में आना, पार्लियामेंट में जाना, लॉबी करना, ज़राए इब्लाग में भी शमूलियत जब तक आपकी पूरी तरह नहीं होगी तो वो रवैये सिर्फ पेपर वर्क या ऑनलाइन ही रह जाएंगे। जैसे आप जिक्र करें, नहीं, जो आप जिक्र करी ना, जो आज जिन रवैयों का आपको सामना करना पड़ रहा है, आप तो मेन स्ट्रीम मीडिया में भी उसी का सामना कर रही है, सोशल मीडिया पे भी उसी का सामना कर रही है। मसला तो जड़ का वो ही रहा है ना, तो सोशल मीडिया हैज नॉट टेकन केयर ऑफ द रूट ऑफ द इशू। अच्छा, ये मुझे दिलचस्प इसलिए लगा क्योंकि सूरत आपकी तरफ ये सवाल है कि एक तरफ हम देखते हैं कि ख़वातीन बड़े मजबूत किरदारों में मुख्तलिफ शक्लों में हमें सोशल मीडिया के ऊपर नज़र आती हैं, उनके बोलती हुई अपनी सोच, अपनी पसंद नापसंद का इजहार करती हुई नज़र आती हैं। फिर हमें मुख्तलिफ नए किस्म के लेट्स से जोड़े भी नज़र आते हैं जिसमें आदमी है वो औरत का हाथ बटा रहा है, बहन है वो कुछ कर रही है तो भाई उसकी हेल्प कर रहा है। तो क्या इन रवैयों से बदलाव नहीं आता? देखिए, सोशल मीडिया ने जहाँ पे हमें एक प्लेटफॉर्म दिया है, जहाँ पे एक गांव की औरत या फिर गांव का मर्द कहीं पे प्रॉब्लम हो रही है तो वहाँ पे अपलोड वही वीडियो लेके अपलोड कर रहे हैं तो वो न्यूज़ हाईलाइट हो जाती है, जो पहले हाईलाइट नहीं हो जाती थी क्योंकि सोशल मीडिया से पहले बहुत से फिल्टर्स आते थे, रिपोर्टर्स हर जगह पे पहुँच नहीं पाते थे। अब तो हर चौथा बंदा रिपोर्टर बनना फिरता है सोशल मीडिया पे। लेकिन इसकी अब ये तो पॉजिटिव इफेक्ट है क्योंकि हमें पता चल रहा है कि केपी में क्या हो रहा है, हमें ये पता चल रहा है कि गवादर में कंडीशन क्या है फ्लड की, जो पहले नहीं आ पा रही थी, तो लोकल से वहाँ पे वो अपडेट कर रहे हैं। तो वैसे ही वहाँ पे ऑब्वियसली जैसे उन्होंने बहुत अच्छे से हमारी एक पैनलिस्ट ने अभी एक्सप्लेन किया कि उनके ऑब्वियसली नेगेटिव इफेक्ट भी हैं क्योंकि हम फैक्ट चेक नहीं कर पाते जो भी सोशल मीडिया पे आ रही हैं। तो आजकल जो नौजवान है जिस पे जो पॉजिटिव चीज़ें आ रही हैं उसमें ये अच्छी बात है कि फीमेल इन्फ्लुएंसर्स और जो वी व्लॉगर्स हैं और इनके इंस्टाग्राम पे बहुत से ब्लॉग्स बने हुए हैं तो उनको प्लेटफॉर्म मिला है जो घर छोड़ के नहीं जा सकते किसी मजबूरी की वजह से। अच्छा, बिल्कुल छोटी सी बात है ना, जैसे आफिया साहबा हमने देखा अभी वो ज़ैनब के पापा एक इन्फ्लुएंसर हैं, वो बताते हैं कि जी किस तरह से आपने घर में हाथ बटाने अपनी बेगम का, किस तरह से आपने बच्चों के साथ रहने। तो क्या ये चीज़ें पॉजिटिव इम्पैक्ट नहीं करती हैं सोसाइटी को या रवैये बदलने में? बिल्कुल देखें, मगर बात ये है अलीना कि वो मेन स्ट्रीम मीडिया पे भी, ड्रामों में भी आप दिखाएंगी फिर भी उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा। तो मसला सोशल मीडिया का नहीं है। ये बात ज़रूर है कि जिस तबकात को एक्सेस नहीं था उनको सोशल मीडिया, टिकटॉक, फेसबुक वगैरह के थ्रू डेफिनेटली क्लास ब्रेक थ्रू तो हुआ है और ख़वातीन को इख्तियार भी मिला है एक लिहाज से। लेकिन मैं बार बार ये कह रही हूँ, जब तक जो आपका पहला सवाल था कि जब तक लीडरशिप नहीं आएगी खातून की, जब तक वो अदलिया में चीफ जस्टिस नहीं बनेगी, जब तक वो पुलिस में मतलब उसकी सीनियर पोजीशन नहीं आएगी, कानून नहीं बनेंगे, तो फिर ये तसलसल से तो सिलसिला नहीं चल सकता ना। फिर एक आधा औरत, एक आधा इन्फ्लुएंस हो गया, इससे मतलब पूरे मुल्क में इतनी आबादी के साथ फिर वो तब्दीली नहीं, वो ट्रांसफॉर्मेशन नहीं आएगी। छोटी छोटी पॉकेट्स में थोड़ा सा बेहतरी आएगा और शऊर थोड़ा सा बढ़ेगा। शऊर इज नॉट इनफ। 40 साल से शऊर बेहतर कर रहे हैं, मुझे तो लगता है 2 कदम आगे लोग 1 कदम पीछे। अब वक्त आया है स्ट्रक्चरल तब्दीली के लिए, स्ट्रॉन्ग रेवोल्यूशनरी ट्रांसफॉर्मेटिव चेंज के लिए। जबरदस्त। और ये कि मतलब ऊपर से बहुत ज़रूरी है कि बहुत साख्ता, बहुत क्लियर और बहुत वाज़े तौर पे तब्दीली आनी चाहिए। तो ये छोटे छोटे पॉकेट्स जो है ना, एहतजाज और सेलिब्रेशन, ये इससे नहीं आने वाले रियासत के अंदर। और ये इसीलिए ज़रूरी है कि चीफ मिनिस्टर एक खातून बने, डील विद इट। आपको मसला हो रहा है, आप उनके किरदार के ऊपर बात करें, आप ये पर्सनल बातें छोड़ दीजिए। हो गया है बहुत इस किस्म की सियासत। तो इसमें सिनफी रवैयों में तब्दीली आएगी जब आप छीनेंगे, पावर छीनेंगे और आप मसावी हकूक की बात करेंगे। छोटे छोटे सिंबलिज्म, ड्रामे, छोटा सा एक डे केयर खोल दिया वगैरह, ये काफ़ी नहीं होगा। आपको बड़े पैमाने पे काम। आप अग्री करती हैं इससे या मुख्तलिफ राय? जी बिल्कुल, मैं इससे अग्री करती हूँ। मेरा मकसद ये था बात करने का कि हम जब सोसाइटी में लोगों को मूवमेंट करवाते हैं ये सोच से कि डिस्कस करवाते हैं कि फ़ीमेल ये कर सकती हैं और हर शोबे में फ़ीमेल आगे हो सकती हैं। ऑब्वियसली फ़ीमेल लीडरशिप होना बिल्कुल ज़रूरी है, इतना ही ज़रूरी है कि उसका डिसीजन भी माना जाए।
हम ये देखते हैं कि हम फीमेल की कोटा पूरी कर देते हैं। हम ये भी देखते हैं कि हमारे पास फीमेल अगर कोई बड़ा नाम होता है तो उसको कुर्सी पे बिठा देते। जो डिसीजन होता है वो फिर भी एक जो मेल डोमिनेटेड ग्रुप होता है वो ही करता है। तो हमें फीमेल को इतनी इंडिपेंडेंस देनी चाहिए, फ्रीडम देना चाहिए कि वो डिसीजन मेकिंग और पावर मेकिंग में आगे आए और पार्टिसिपेट करे। ये तब पार्टिसिपेट करेगी जब हमें शऊर आएगा ये बात जहाँ पर नहीं है हक वहाँ पर तो ख़वातीन वैसे ही अपने हुकूक छीन के ले लेती हैं और ज़बरदस्ती वहाँ पर अपनी ढाक बिठा देती हैं अपनी काबिलियत और अपने शऊर की वजह से। एंड ऑफ कोर्स हम उम्मीद यही करें, आज़म यही कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में भी जो रियासत पाकिस्तान है उसको इसका इदराक होगा। थैंक यू सो मच डॉक्टर आफिया साहिबा, डॉक्टर सूरज साहिबा। और जाते जाते एक बात ज़रूर, एन इशू दैट इज़ वेरी क्लोज टू माई हार्ट, लेकिन वक्त की कमी की वजह से हम उसके ऊपर बात नहीं कर सके, वो है जी ख़वातीन की सेक्शुअल और रिप्रोडक्टिव हेल्थ से मुतल्लिक आगही और उसके ऊपर उनको फैसिलिटेट करने की ज़रूरत, चाहे वो उनकी जनरल वेलबींग हो, चाहे वो उनके पीरियड से रिलेटेड मसाइल हों, चाहे वो जच्चा बच्चा से मुतल्लिक मसाइल हों, उनके ऊपर तवज्जो देने की बड़ी ज़रूरत है। सो हम उम्मीद यही ज़ाहिर कर रहे हैं कि जो मौजूदा हुकूमत है और आने वाली हुकूमतें हैं वो इसके ऊपर फैसिलिटेट करेंगी, जो पाकिस्तान में मौजूद है ख़वातीन और जो हमारे मेल एलाइज़ हैं वो इसके ऊपर संजीदगी से सोचेंगे, टेक अवेज़ लेंगे जो आज यहाँ पे डिस्कशन हुई है। इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।